कि प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है, उसके सोर्सेज क्या है, रिचेस्ट सोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। नहीं, वो तो मेरे ख्याल 8th 9th में चला जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले मैं पकड़ रही हूँ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए एक लाइन जरूर बोलूंगी, ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल मटेरियल है, राइट। सारा स्ट्रक्चर इसी के ऊपर खड़ा है, अगर मैं बात करूं तो मसल्स खास करके। सो प्रोटीन्स की केमिस्ट्री के बारे में अगर कोई बात करे, आप लोग प्रोटीन शायद जो जो इसके अंदर आपको बहुत अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप लोग प्रोटीन शायद सिर्फ स्ट्रक्चरल मटेरियल को समझते हैं, जो मैंने अभी लाइन बोली, राइट। जैसे कि मसल्स, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। वो मसल नहीं बना रहा है। इंसुलिन अगर किसी की बॉडी में नहीं बन रहा है तो वो क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज, राइट। तो इसी तरह से आपको प्रोटीन, जो नॉर्मल लेमैन को प्रोटीन लगता है, वो खाली वही प्रोटीन नहीं है, वो भी प्रोटीन है, अदर्स आर ऑल्सो प्रोटीन। तो वही चीज अब आपको यहां पता चलेगी। तो प्रोटीन क्या है एक्चुअली में, अगर मैं शेयर केमिस्ट्री की बात करूं, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड एक के साथ बॉन्ड बना के एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन के आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है, उसको कहते हैं प्रोटीन। तो जो मैंने आप लोगों को इंसुलिन प्रोटीन दिया, अगर बायो वाले मेरे को बता सकें उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं। आपके पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स के पॉलीमर जो बनते हैं उनको आप प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड की शॉर्ट फॉर्म हम ये यूज करेंगे ए। अमीनो एसिड, पूरी एनसीईआरटी और पूरे उसमें आपको ए का मतलब क्वेश्चंस में अमीनो एसिड होगा। तो मेरे पास अमीनो एसिड है अगर, तो पहले तो मेरे को अमीनो एसिड पढ़ना है। जब तक मैं चैप्टर अमीन्स नहीं पढ़ पाती, जब तक मैं चैप्टर एसिड्स नहीं पढ़ पाती, तब तक मैं अमीनो एसिड नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरे को दोनों की केमिस्ट्री चाहिए ताकि मैं अमीनो एसिड को पकड़ सकूं। तो उसके लिए अमीनो एसिड पढ़ें उससे पहले आप जो भी प्रोटीन खाते हैं, राइट, वट एवर यू कंज्यूम, वो एंजाइम्स की हेल्प से, बट मेरे पास एंजाइम नहीं है, वो बायो का हिस्सा है, मेरे को एंजाइम्स नहीं चाहिए, मेरे को प्रोसेस चाहिए। तो प्रोटीन को अगर आप लैब में हाइड्रोलाइज करोगे तो उससे क्या बनेगा? वो छोटी छोटी, उसके अंदर बहुत सारी चेन्स होती हैं, वो पहले चेन्स टूटेंगी और क्या बनेगा? पेप्टाइड्स। उसके बाद फिर मैं लैब में उसको हाइड्रोलाइज कर रही हूं तो क्या बनेगा? पेप्टाइड चेन क्या होती है? इसी को पेप्टाइड बोलते हैं। ये सारा अब आने वाला है, ये शब्द आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नया है, बायो वालों ने पेप्टाइड वर्ड सुना हुआ होगा। तो हम उसकी बॉन्डिंग बॉन्डिंग और सब देखने वाले हैं, बट आप सभी के लिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट से सोचिएगा। कोई भी बायो का प्रीसेट लाए, मेरे क्वेश्चन खराब होंगे। मेरे को सिर्फ दिक्कत ही है, इकलौते 3 चैप्टर छोड़े हैं तुम लोगों के सिलेबस में, जेई और नीट में केमिस्ट्री में, जिसके लड्डू क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक निकाल डाला, ये है वो चैप्टर जिसका इतना लड्डू आएगा, आप देखते ही कर पाओगे। तो इसको खराब नहीं कर सकती मैं कि आपके इस कैजुअल नेचर की वजह से कि बायो में पढ़ा हुआ है, नहीं। प्रोटीन को आप तोड़ोगे, पहले बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड को तोड़ोगे फिर बनेगा अमीनो एसिड। तो मेरी पढ़ाई बैकवर्ड शुरू होगी। पहले मैं अमीनो एसिड पढ़ूंगी, फिर जोड़ के पेप्टाइड बनाऊंगी, फिर बहुत सारे पेप्टाइड्स को जोड़ के मैं एक प्रोटीन बनाऊंगी, और उसका फिर कलर और बायोलॉजिकल रोल पे आएंगे। वहां आपकी शायद थोड़ी सी बायो आ जाए कि केराटिन प्रोटीन बॉडी में कहां है, राइट, एग एल्ब्यूमिन कौन सा है, क्या है, वहां आ जाएगी, वो थोड़ा सा हिस्सा होगा तो वहां बात करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? अल्फा का मतलब क्या होता है? पड़ोसी कार्बन, ये हम कर चुके। ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जहां पर COOH लगा है, वही मेरे नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले 1 आएगा। उसके पड़ोसी के क्या बोलूंगी? अल्फा। उसके साथ अगर NH2 ग्रुप लगा है तो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं अमीनो एसिड कह सकती हूँ। कौन सा अमीनो एसिड? अल्फा। बीटा अमीनो एसिड होते हैं बट वो वाइटल नहीं होते, लाइफ के लिए जरूरी नहीं होते, इसलिए उसको बायोमोलिक्यूल्स में मत लाइएगा। यहाँ ये वाली केमिस्ट्री आपको रोकनी पड़ेगी। अगर बीटा पे हुआ NH2 तो होगा, वो प्रोटीन बनाने के काम नहीं आता। तो मैं सिर्फ उन चीजों की बात करूंगी इस चैप्टर में जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में तो आप इसका भी बड़े आराम से पूरा खोल के IUPAC नेम भी दे सकते हो मेरे को, बट बायोमोलिक्यूल्स में वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर केमिस्ट्री, वी आर इंटरेस्टेड फॉर बायोकेमिस्ट्री। सो यहां पर अल्फा अमीनो एसिड ये बदलता रहेगा, इन 3 के बदलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स तो अल्फा अमीनो एसिड्स ही हैं।
आर बदलता रहेगा, अमीनो एसिड बदलता रहेगा, कुल मिला के 20 अमीनो एसिड हैं जो वाइटल हैं लाइफ के लिए। सिर्फ 20 अमीनो एसिड मिला के इतने तरह के प्रोटीन बन जाते हैं, इतने तरह के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि आपको लाइन से प्रोटीन अब मिलेंगे। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एंजाइम गिनने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कितने हैं, ठीक है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सिर्फ 20 अमीनो एसिड ने ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे को लाके दे दिए कि मेरे पास एक बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आ गई, जिसमें एक इंसुलिन मैंने लिया क्योंकि आपका जाना पहचाना नाम है। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक भी अमीनो एसिड की प्लेसमेंट इधर उधर हो गई वाइल प्रीनेटल फेज। प्रीनेटल फेज का मतलब क्या है? जब कोई एक्सपेक्टिंग मदर किसी भी वजह से एक्सपोज टू एक्सरे, exposed to any antibiotics, exposed to any major pollution or any other kind of mutation, तो उसकी वजह से यूजुअली इस तरह के डिफेक्ट आते हैं। 51 अमीनो एसिड में से एक की भी जगह पलट गई, बदल गई, डबल हो गई, वो न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न विद नो इंसुलिन इन द बॉडी, जस्ट वन अमीनो एसिड इधर से उधर हुआ। तो अब हमारी आज की क्लास तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है उस पे जाएगी। सिमिलरली सिकल सेल एनीमिया डिजीज, सिकल सेल एनीमिया डिजीज भी शायद आपने कभी सुनी हो कि हमारे आरबीसी ये होते हैं, लेकिन अगर इस तरह के हो गए, कुछ ऐसी शेप आई सिकल शेप, तो उसकी वजह से उस बच्चे को हमेशा एनीमिक रहता है वो, राइट। वो भी सिर्फ एक अमीनो एसिड इधर का उधर हुआ, गए। हार्ट में होल आपने बहुत सुना होगा, बाई बर्थ बच्चों में होता है। हार्ट में होल क्यों है? ड्यूरिंग दैट प्रीनेटल फेज, if mother is exposed to anything which she should not be, or maybe some other genetic defects or anything, एक भी अमीनो एसिड का इधर उधर होना किसी ना किसी डिफेक्ट की तरफ लेके जा सकता है, राइट। तो अब ये सारी चीजें आपको अमीनो एसिड की प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में मिलने वाली हैं। कि आपके स्किन का कलर कौन सा प्रोटीन डिसाइड करता है, बायो वाले बताएं जरा। मेलानिन। मेलानिन ज्यादा हो तो कलर डार्क होता है, कॉम्प्लेक्शन। मेलानिन कम हो तो लाइट होता है। यूएस या वो जगह जहां पे लोग गोरे होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंसर कौन सा है? स्किन, क्योंकि मेलानिन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सन रेज। मेलानिन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दोज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आपको स्किन कैंसर के लिए प्रोन बना सकती हैं। तो सबसे पॉपुलर कैंसर है दैट इज स्किन कैंसर, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन नहीं होता। और जो जितना ब्राउन और ब्लैक है, उन कंट्रीज में स्किन कैंसर तो सुनने में भी नहीं आता कि है, कहीं है तो उसको न्यूज में कवर किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि यहाँ है। क्यों? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट है। अगर उस मेलानिन में जरा सा इधर उधर अमीनो एसिड में हो जाए तो आप एक स्किन की बड़ी फेमस डिजीज देखते होंगे, बिल्कुल व्हाइट हो जाती है स्किन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो सिर्फ इस अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए मेरे को अमीनो एसिड निहायत इंपॉर्टेंट लगता है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो कुल मिला के अगर कोई मेरे से पूछे तो अमीनो एसिड, अगर मैं क्वेश्चंस पे आऊं तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसलिए जरूरी थी कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएं कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आप किसी और मॉलिक्यूल कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे। आप अपने चारों तरफ ये चीज बहुत देखेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब तरह के अमीनो एसिड्स हैं। क्या दिक्कत है? अमीनो को अल्फा पे लगाया, बीटा पे लगा दो। लेकिन मेरे को सिर्फ 26 अमीनो एसिड्स पता हैं, जिसमें से 20 अमीनो एसिड्स जो हैं वो, मतलब मेरे पास अल्फा ही है नीचे, तो मैंने वैसे बता दिया कि ये सारे भी होते हैं, बट मेरा सिलेबस सिर्फ मेरे को अल्फा अमीनो एसिड्स अलाउ कर रहा है क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड है। 26 अमीनो एसिड में से 20 अमीनो एसिड, बहुत फेमस टर्म है, हर कोई बोलता है देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स, बट एक्चुअली देयर आर 26 अमीनो एसिड्स। उसमें से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो भी प्रोटीन का सोर्स आप खा लीजिए, बी इट एग और मिल्क और कर्ड और व्हाट्सोएवर, जितने भी पल्सेस हैं जो भी है, वो 20 अमीनो एसिड सभी में होते हैं। लेकिन 6 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो स्पेशल प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। ये हर प्रोटीन से नहीं मिलते। आपको प्रोटीन क्यों खाना है? आपकी बॉडी में अमीनो एसिड चाहिए, और वो अमीनो एसिड क्यों चाहिए? स्ट्रक्चरल मटेरियल सारा बनाने के लिए। तो अगर आपको प्रोटीन खाना है और आप ऐसा प्रोटीन खा रहे हैं जो सिर्फ 20 अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, 6 नहीं प्रोवाइड करता, आपको कुछ ना कुछ इशू मिलेगा, कोई ना कोई बॉडी में आपके दिक्कत आएगी अगर आपके
वो 6 स्पेशल अमीनो एसिड नहीं गए आपके पास, तो वो चाहे अपीयर किसी भी एज में हो, किसी भी वक्त हो, कहीं भी दर्द हो, कुछ भी हो, बाद में पता लगता है। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते, सारे के सारे अमीनो एसिड नहीं है, तो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स विच अपीयर्स क्वाइट लेट इन द फॉर्म ऑफ सम डिजीज और सम डिफॉर्मिटी और सम इशू। तो हम उसकी भी बात करेंगे जितना हमारा सिलेबस अलाउ करेगा। नॉट माई नॉलेज, मेरी नॉलेज ज्यादा है क्यूरियोसिटी की वजह से, प्लस मैंने पढ़ा हुआ है, बट जितना जरूरी होगा उतना आपको बताऊंगी। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे आर एल अमीनो एसिड्स। अभी इस एल का मतलब समझ नहीं आएगा, जिस दिन हम कार्बोहाइड्रेट करेंगे उस दिन कैपिटल डी आएगा। तो ये एल स्मॉल एल नहीं है, स्मॉल एल होता था लीवो, स्मॉल डी होता था डेक्स्ट्रो, ये कैपिटल एल है। तो कैपिटल एल और कैपिटल डी एक साथ पढ़ाए जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये उस दिन आएगा, तो उस दिन आपको एल पता लग जाएगा। स्टिल कोई चेक करके बता सकता है, मैंने एल और डी लिखी है सीरीज, इस एल से अगर मैं लेफ्ट मानूं तो क्या चीज लेफ्ट में है जिसकी वजह से मैंने इसको एल दिया है? NH2, और उसको मैंने सर्कल भी कर रखा है। ये देखना जरा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल है। तो कायरल में तो इधर का इधर आपको पता है डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी हो जाता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक लीवो रोटेटरी, बट इट इज नॉट डेक्स्ट्रो लीवो, ऑल दो मिरर इमेजेस हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसका सही डिटेल कार्बोहाइड्रेट में आएगा, क्योंकि मेरे को 4 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन वहां मिलेगी, यहां मैं बता ही नहीं सकती। अभी के लिए सिर्फ इतना, एल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे हो, डी अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो जिसमें NH2, आप ये वाला अमीनो एसिड खा लो, एक प्रोटीन का सोर्स बहुत सारा ये खा लो, इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू योर बॉडी एज इट इज, इट विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोटीन फॉर्मेशन, कि पता चले। क्योंकि इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है कि हम वो प्रोटीन खाई जा रहे हैं जो डी सीरीज का है, और हम सोच रहे हैं हमारे बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे, गिरे क्यों जा रहे हैं इतना प्रोटीन खाने के बाद भी, बिकॉज यू आर ईटिंग डी सीरीज, यू नीड एल सीरीज। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसीलिए जरूरी है कि एक मरीज को अगर ग्लूकोज चढ़ाना है तो उसको डेक्स्ट्रो डी सीरीज का चढ़ाना है कि एल सीरीज का चढ़ाना है, कि उसको कब जाएगा। दैट इज वाई वी नीड टू रीड दिस। सो ये डी सीरीज एल सीरीज का मतलब अभी छोटा सा ही सही समझ आ गया सबको। अब मेरे पास आगे क्या आता है, जैसे ही तुम्हारे ये आर ग्रुप बदलते जाएंगे, 20 क्या 26 क्या, तुम कितने भी अमीनो एसिड ऑन पेपर तो बना सकते हो, ये आर ग्रुप बदलता जाएगा, अमीनो एसिड डिफरेंट होते जाएंगे, एक आयरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो सबको याद होगा क्या होता है। ठीक है, जैसे ही मेरे पास स्टीरियो सेंटर खत्म वैसे ही कायरलिटी खत्म। तो कोई मेरे से ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड पूछे इस चैप्टर में तो यही है मेरे पास। चल सकते हैं आगे। इसका नाम क्या लिखा है मेरे को इस चैप्टर में, इसके नाम चाहिए, ग्लाइसिन की शॉर्ट, ये नाम चाहिए होंगे, 3 वर्ड्स के नाम है, GLY ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन सबको याद रहेगा बच्चों, जिसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। चलिए इसके बाद, क्योंकि आज मेरे को बहुत सिंपल पार्ट लेना है प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का सॉरी, तो वो पार्ट अगर मैं ले रही हूं तो अगेन अमीनो एसिड के ऊपर ही इंफॉर्मेशन है आज। तो 3 तरह के अमीनो एसिड यूजुअली क्लासिफाई किए गए, आउट ऑफ ऑल वाइटल अमीनो एसिड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। नाम बता रहा है इतना तो केमिस्ट्री वालों को आता है कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल का क्या मतलब है, लेकिन वो है किस वजह से। अगर किसी अमीनो एसिड में, चेक, ये मैंने अमीनो एसिड बना के दिया लाइसीन, इसके अंदर 2 तो बेसिक ग्रुप हैं और एक एसिडिक ग्रुप है। इननेट ये एसिडिक होगा कि बेसिक? बेसिक। इसके बाद मैंने एक बना रखा है जिसके तो नाम में बाई चांस एस्पेरेटिक एसिड है, राइट। इसमें आप देखिए जस्ट रिवर्स, इसमें 2 एसिडिक हैं, एक बेसिक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, एसिडिक अमीनो एसिड, और बाई चांस इसके नाम में भी है तो दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। इसमें देखिए जिसमें दोनों एक एक हैं वो अमीनो एसिड किस कैटेगरी में आएगा, न्यूट्रल में। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मेड और नॉन मेड बोथ, क्योंकि एसिडिक बेसिक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये 3 एग्जांपल्स आपको बोर्ड में अगर कुछ भी इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आए, एटलीस्ट यू शुड हैव 1 एग्जांपल ईच रेडी विद यू, विच कैन बी लाइसिन, और आपको पूरा टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, आपको जो और स्ट्रक्चर पसंद आए आप वो लिख सकते हैं, उसमें पूरी लेबलिंग कर रखी है, ये सारे एसिडिक हैं, ये सारे बेसिक हैं, ये सारे न्यूट्रल हैं।
बट आपको अपने लिए एक तो लेके जाना है ना, ये तो मैंने लिखना है अगर आया तो मतलब स्ट्रक्चर्स में अपनी तरफ से एक इजी स्ट्रक्चर तो हमें रेडी रखना पड़ता है। तो इन तीनों की एब्रीवेटेड फॉर्म मैंने लिखी है, लाइसिन की हो, एस्पार्टिक एसिड की हो या एलिनिन की हो, इन सब की मैंने लिखी हुई है। आपको 3-3 वर्ड्स में ये भी देनी पड़ेगी, आगे ही देखेंगे इसको। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन, कुछ अमीनो एसिड होते हैं असेंशियल, कुछ अमीनो एसिड होते हैं नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जिसको बॉडी बना ही नहीं सकती, आपको बाहर से खाने जरूरी हैं, आपकी डाइट में होने जरूरी हैं, उनको कहा जाता है असेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे कि वैलिन, ये आपको किसी ना किसी सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, आप नहीं खाएंगे आपको नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है, आप बाहर से खाएं या ना खाएं बॉडी में वो बनता ही बनता है, जैसे कि एलिनिन। एलिनिन मैं एक बार ऊपर बना चुकी थी इसलिए दोबारा नहीं बनाया। तो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड भी याद रहेंगे सबको, राइट? तो हमें अपनी डाइट में सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए कि नॉन एसेंशियल खा रहे हैं हम कि एसेंशियल खा रहे हैं, कौन से सबसे पहले खाने चाहिए? एसेंशियल। आज के बाद अगर कभी भी आप प्रोटीन पाउडर पे शिफ्ट होते हैं, वैसे तो मत ही होइएगा, कभी मत होइएगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मैं क्यों ना जाऊं क्योंकि ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोटीन के डब्बे रख लेते हैं 12th खत्म होते ही घर में, अब हम ये खा के बॉडी बनाएंगे, दिमाग तो बहुत बना लिया हमने। उसके अंदर पढ़िएगा जरूर आप कौन से अमीनो एसिड्स के सोर्सेज पकड़ रहे हो, पढ़िएगा जरूर उसमें नॉन एसेंशियल ले रहे हो कि एसेंशियल ले रहे हो, और आपको कौन से लेने चाहिए। अव्वल तो कोई भी नहीं लेने चाहिए, ठीक है? सो ये एक और क्लासिफिकेशन हुई, एसिड बेस और न्यूट्रल, और एक और आ गया आपके पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। वन मोर, शायद ही एनसीईआरटी में ना हो लेकिन मेरे को इसके क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले, कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये एक जनरल नॉलेज का भी है, मतलब ये जरूरी नहीं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ही आता हो, बायो के स्टूडेंट्स को, ये काफी लोगों को आता होगा। ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपको बाहर से खाने जरूरी हैं, वो सारे अमीनो एसिड्स जिस प्रोटीन में होते हैं उसको कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन। दीज आर इट्स कॉमन सोर्सेस। इसमें मैं ये नहीं कह रही सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, नो, असेंशियल वाले सारे होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन। अच्छा, इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं? जिसमें कुछ होते हैं कुछ गायब होते हैं, एक भी गायब है अगर उसमें जरूरी वाला जो मुझे बाहर से खाना है, डेफिशिएंट इन वन और द अदर, कोई ना कोई अमीनो एसिड एसेंशियल वाला मिसिंग है इसमें, वो अगर मैं खा रही हूं तो मैं बोलूंगी मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन ले रही हूं। देख रहे हैं आप, आपका सारा जंक में यही है, आटा, रिफाइंड आटा, हर जंक में आपके ये है। और आपको कोई कितना ही कह ले कि एक ग्लास दूध एक स्लाइस चीज, यही आती है ऐड, बच्चे ने दूध पीने से मना किया, उसको कंप्रेस करके एक चीज की स्लाइस हमने आपको दे दी, ब्रेड के बीच में लगा के दो, उसके बॉडी में गया एक ग्लास दूध। अगर आप चीज की केमिस्ट्री देखें तो चीज कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टबन फैट, जिद्दी फैट का हिस्सा होता है जिसको आप इजीली बर्न नहीं कर सकते। चीज इज दैट, दूध की जो असली चीज है वो निकाल दी जाती है, चीज इज नॉट पनीर, ठीक है? ये इंग्लिश हिंदी के चक्कर में मत रहना, पनीर को इंग्लिश में चीज कहते हैं। हाँ, मतलब ये कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे ही बच्चों ने बड़ा समझाया है मेरे को, ठीक है? मानते नहीं है, चीज क्या है, प्रोटीन ही तो है, पनीर ही तो है। तो पनीर की इंग्लिश नहीं है चीज, जो हिस्सा पनीर बनाते वक्त आप फेंकते हैं उसको बहुत हद तक चीज में इस्तेमाल किया होता है, स्टबन फैट को, नॉट टोटली, बट चीज कंसिस्ट ऑफ नॉट प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ फैट, जिसमें से कुछ फैट ऑक्सीडाइज हो सकता है, कुछ फैट नहीं हो सकता, विच वी कॉल स्टबन। सो ये राइस, कॉर्न, व्हीट, इससे बनने वाला हर सामान इनकम्प्लीट प्रोटीन है, बट है, इट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं। प्लांट प्रोटीन जितने भी आपके सामने दिखेंगे सबके सब इनकम्प्लीट प्रोटीन में आते हैं। जैसे कि सारी लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के अंदर सब आ गया बच्चों, राइट? पीज, बीन्स, ये जितनी भी दालें हैं ये सब इसी कैटेगरी में आ गई, ऑल ऑफ देम आर incomplete protein. That's why this line is usually picked up by non-vegetarians कि वेजिटेरियंस को तो ये कमी होनी ही है क्योंकि आप कंप्लीट प्रोटीन नहीं खा रहे। इट इज वेरी रॉन्ग, मेरे पास कंप्लीट प्रोटीन है, राइट?
कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, वो वीगन लोग हैं, उनका मेरे को कुछ पता नहीं, वो कैसे उसको कर रहे हैं, आई डू नॉट नो। आई थिंक वीगन लोग कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करते। आई डोंट नो, वो अपनी प्रोटीन वो डब्बे खा रहे होंगे और क्या, और उन प्रोटीन के डब्बों में यही है। हमारी जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था, पूरे पूरे 6 महीने हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा जिसका नाम था एंटीबायोटिक्स, राइट। एंटीबायोटिक्स पे 6 महीने जो हमारा पूरा सब्जेक्ट रहा, एक पेपर रहा, तो पहली क्लास में हमारे सर ने हमसे एक ही बात पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियंस। तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा आज के बाद मत खड़ा करना हाथ। कभी एंटीबायोटिक खाई है? यस। दांत जरा सा दर्द हो तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक खाई है तो आपने एनिमल खा लिया, राइट। यू आर नॉट वेजिटेरियन। तो ये जो वीगन शीगन जो करते रहते हैं ना, उनको बता दो तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो तो तुम वीगन नहीं हो, ठीक है। सो आपके पास ये भी तो पता होना चाहिए व्हाई इट इज इनकम्प्लीट। अब ये मेरे लिए एक जेई नीट का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड इसमें नहीं है जो असेंशियल अमीनो एसिड का पार्ट है। मेरे को तो असेंशियल अमीनो एसिड की मार पड़ी है सारी, नॉन एसेंशियल तो मेरी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर रही है। ये तीनों के तीनों जो मैंने एग्जांपल लिए, जिसको बहुत बड़ा सोर्स प्रोटीन का मानते हैं, चाहे वो लेग्यूम्स में आपकी ग्राउंडनट, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, पल्सेस सब आ जाती हैं, बीन्स, हर तरह के बीन्स की बात करें, पीज, ये सारे आपका रिच प्रोटीन सोर्स माने जाते हैं। इन सब में मिथियोनाइन नहीं होता। वाई इट इज इनकम्प्लीट, इसमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता? मिथियोनिन इसमें नहीं होता, विच इज एसेंशियल फॉर यू। सो यू हैव टू डिपेंड ऑन मिल्क फॉर दिस, राइट। तो ये आपके पास अगेन एक इंफॉर्मेशन थी। नाउ कमिंग बैक टू अगेन केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, डोंट कंफ्यूज देम विद लिक्विड्स। दे आर सॉलिड्स, वाटर में सॉल्युबल। ऑफ कोर्स जो लाइफ बना रहा है वो वाटर सॉल्युबल होगा, बिकॉज 80% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं ये बात तो रिलेट होती है। अगर मैं अमीनो एसिड की केमिस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू करूं, इसके पास अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, इसमें ज्विटर आयन बनने का पूरा चांस है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। दिस ज्विटर आयन, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, इंट्रामोलिकुलर सॉल्ट, अंदर ही अंदर सॉल्ट बन गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई। सॉल्ट्स हमेशा हाई मेल्टिंग होते हैं, राइट। तो ज्विटर आयन की एक खास बात, ये सॉलिड्स हैं, एग्रीड, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं। क्लियर है सबको? ये ज्विटर आयन बन जाए तो जो लोग नोट कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद है ये होने ही वाला होगा, तो मैं अगली स्लाइड पे जाऊं। तो अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन आपका हुआ पूरा। अब आ जाती है बात ये, कोई मेरे को याद दिलाए, पहली पहली स्लाइड पे मैंने क्या किया था? प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज करूं तो अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की अगर मेरे को नॉलेज आ गई, अब मैं अमीनो एसिड को जोड़ के क्या बनाना शुरू करूंगी? पेप्टाइड्स, राइट। तो वो पेप्टाइड्स अब हम बनाना अगर शुरू करें तो वो कैसे बनते हैं, वो यहां आता है। बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन बना दो बस। अगर बॉडी से बात करूं तो बॉडी ने क्या करना है? उसने बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन बनानी है, और वो अमीनो एसिड की चेन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनते ही शायद प्रोटीन बन जाए, शायद ना बने, वो तो देखेंगे। मैंने यहां पर एक अमीनो एसिड लिखा है। अब है, क्या नाम है इसका? ये कौन सा अमीनो एसिड है? सानवी, ये कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन। बायो वालों से उनका क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दीजिएगा, राइट। मैं जिनका नाम ले रही हूँ मेरे को उन्हीं से पूछ लीजिए, उनके लिए भी आ रहा है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा, मुझे भी नहीं मिला आज तक। सो आपके पास यहाँ पे लाइसिन बोलूं, ग्लाइसिन बोलूं, एलिनिन बोलूं, जो नाम लिखवाए हैं वो आपसे पूछूंगी, आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो मेरे इस क्लास लेने का कोई फायदा नहीं। एग्रीड, आपके लिए बहुत इजी है, सिर्फ सुन के याद करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, मेरी भी टेंशन खत्म, 2 दिन मैं भी छुट्टी पे जाती हूँ, तुम भी जाओ। क्लास लगाइए, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं आपसे मांगूंगी, तो आई नीड दीज नेम्स, मेरे तो नंबर आने हैं यार इसमें, क्यों ना मांगू, ठीक है। सो ये मैंने एक अमीनो एसिड लिखा, सामने ही मैंने दूसरा अमीनो एसिड लिखा, देखिएगा सेम लिखा है। ये कौन से वाला है? सबसे पहले जो मैंने लिखवाया था शायद कायरल के केस में, कि हाँ, ये जो पहला एग्जांपल मैं आर की जगह CH3 लिखती हूँ यूजुअली, ये वो है। क्या नाम होगा इसका? एलिनिन। कि यहां पर मैंने ये कौन सा बताया बच्चों आप लोगों ने? ये देंगे, और आपको पेप्टाइड पहचानना होगा जो बनेगा। तो अगर आपके पास एलिनिन और
जो भी हो, एलिनिन छोड़िए, ग्लाइसिन छोड़िए, ग्लूटारिक एसिड छोड़िए, जो भी हो, सबके सॉरी एस्पेरेटिक एसिड छोड़िए, सबके सब आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा आइडिया याद कराने की हम कोशिश करेंगे जितनी करा सकें। जब दो अमीनो एसिड आसपास जुड़ने आए, तो अब ये भी मेरे को देखना ओरिएंटेशन क्या है, कैसे जुड़ने आए। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप और अमीनो फंक्शनल ग्रुप, अभी आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में भी, एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो अमाइड बनता है, राइट? उसी तरह से ये भी तो वही है, एसिड का गया OH, OH वाली कैटेगरी में ही पढ़ा था आपने, ये रिएक्शन OH हटेगा और अमोनिया का NH2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, OH हटेगा और इसका वाटर बन के निकला और क्या बन गया, चेक करना जरा, अमाइड ही तो बना। थोड़ा सा फर्क है अमाइड में, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे इसको, नहीं, अमाइड ये तब होता जब NH2 होता। हम तो CONH2 को अमाइड पढ़ के आए हैं, लेकिन क्या हुआ, एक H सब्स्टिट्यूट ही तो हुआ, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो कोई फंक्शनल ग्रुप पूछे कि पेप्टाइड चेन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा अरे पेप्टाइड चेन, इट इज पॉलीअमाइड। जिसने पॉलीअमाइड बोल दिया पेप्टाइड चेन को, वो प्रोटीन की केमिस्ट्री में तो घुस गया कि केमिस्ट्री वाले प्रोटीन को प्रोटीन कभी नहीं बोलेंगे, बस इंट्रोडक्शन में। केमिस्ट्री पढ़ने वाला हर कोई प्रोटीन को पॉलीअमाइड बोलेगा, क्योंकि वो चेन है, पॉलीमर है एक बहुत सारे अमीनो एसिड्स का, जिसमें बॉन्ड जो बनता है वो एक अभी अभी पढ़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है, जो मुझे हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज अमाइड। अगर आपसे अब 1 मार्क में बोर्ड में क्वेश्चन इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर का कोई पूछता है, वहां बायो का आंसर देंगे, 0 नंबर मिलेगा, जबकि सही होगा आंसर आपका कि प्रोटीन बनने के लिए कौन सी लिंकेज रिस्पॉन्सिबल है, अमाइड। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज है, मैं उस पर भी आ रही हूं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, अमाइड। एक तरफ का NH2, एक तरफ का OH एसिड का मिलके क्या बनाते हैं, अमाइड। और इस लिंकेज को बायोकेमिस्ट्री में नाम दे दिया, भाई अमाइड तो हो गया टिपिकल फंक्शनल ग्रुप, नाम क्या दे दिया, पेप्टाइड लिंकेज। बोर्ड का सबसे आसान क्वेश्चन यहां से क्या है, डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज में डिफाइन करना मतलब बना के ही दिखानी पड़ेगी, और तो क्या ही डिफाइन करने को है। It is the linkage by which two amino acids are joined together as shown below. That's it. उसमें अगर आपने स्पेलिंग दी, स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। स्ट्रक्चर दिया, नाम नहीं दिया, शायद उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बट अगर आप बहुत अच्छा सा दे देते हैं, तो वो छोटा मोटा कॉन्सिक्वेंस अंडू हो जाता है, आपको उसका नुकसान नहीं होता, बिकॉज यू प्रेजेंटेड वेरी वेल। तो सबको ये पेप्टाइड चेन मिल गई, पेप्टाइड लिंकेज मिल गई। इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो क्या मैं इसको डाइपेप्टाइड बोल सकती हूँ? अगर 3 होते तो ट्राइपेप्टाइड, 5 होते तो पेंटापेप्टाइड, और अगर हंड्रेड्स होते, मेनी, तो पॉलीपेप्टाइड। तो मैंने 2 अमीनो एसिड, दोनों डिफरेंट थे बच्चों। अब इसी तरह से अमीनो एसिड अलग अलग जुड़ते जाएंगे, पेप्टाइड चेन्स बनती जाएंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स विल रिजल्ट इनटू प्रोटीन्स। तो ये पेप्टाइड चेन कुछ इस तरह से बनती है, नीचे मैंने ये बात लिखी हुई भी है। एनीबडी हु इज मेकिंग नोट्स, आई एम वेटिंग। डाई, ट्राई, टेट्रा एंड मेनी का मतलब हो गया इन सिंपल टर्म्स पॉलीपेप्टाइड। तो अब मुझे समझ आता है कि ठीक है, पहले तो बॉडी में अमीनो एसिड कहीं से पहुंचे, कुछ एसेंशियल बाहर से पहुंचे, कुछ नॉन एसेंशियल बॉडी ने खुद बनाए, और ये जो प्रोटीन्स बने, सॉरी अमीनो एसिड्स बने, फिर इन्होंने जुड़ना शुरू किया। बायो वाले बताएं कहाँ कंबाइन होते हैं अमीनो एसिड्स? मैंने 12th में पढ़ा था अपनी 1993, उसके बाद नहीं पढ़ा जी। साइटोप्लाज्म में भी किस जगह, बहुत कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम के ऊपर क्या बनते हैं, अमीनो एसिड आके कंबाइन होते हैं। हाँ, RNA, राइबोसोमल RNA। कौन लेके आता है अमीनो एसिड को ढूंढ ढूंढ के? tRNA। और मैसेज कौन लाता है, बेटा प्रोटीन बनाना शुरू करो? ये इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है, NCERT 12th का। इनको टाइम नहीं पास करवा रही थी मैं प्रोटीन जो जेनेटिक्स आएगा अपना, जो न्यूक्लिक एसिड आएगा, ये मेरी आखिरी लाइन होगी, mRNA, tRNA और rRNA का रोल क्या है, राइट? आज से मतलब अगर मैं कहूं 2006 से पहले पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो बायो वाले पढ़ते हैं, पूरा बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा था, बट अब वो काट दिया गया है। हॉर्मोन्स पूरे थे, ग्लैंड्स वगैरह सब कुछ था, वो सब काट दिया गया, बच्चा सा छोड़ दिया है, बस यहाँ पे इतना सा पढ़ो। तो हाँ जी, पता नहीं शायद क्यों नहीं,
नहीं, अब और केमिस्ट्री को मैं तो कह रही हूँ केमिस्ट्री हटा देनी चाहिए जेई से। करनी क्या है जेई वालों को केमिस्ट्री आगे? फिजिक्स और मैथ्स ही होती है। अगर आप देखें बीटेक इज ऑल अबाउट मैथ्स एंड लिटिल बिट अबाउट फिजिक्स। अरे धंधे की चिंता मत करो तुम। कोई पढ़ा इसीलिए नहीं रहा है कि उसको वो सब्जेक्ट आता है। 27 साल से मैं भूली पड़ी हूं मैंने खुद क्या पढ़ा था। कोई पढ़ा इसलिए रहा है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूंगी, मैं बायो पढ़ाना शुरू कर दूंगी, माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ा सकती, तो मेरे धंधे पे तो ना ही जाओ, वो मैं पढ़ाना शुरू कर लूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आप सोचिए, जब हजारों अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे, आशीष तो घड़ी देख रहा है, आशीष अगर आता हो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, पक्का? बायो वालों को तो कह सकती हूँ इस बार, इनको तो कुछ कुछ तो पकड़ ही लेंगे। चलिए, तो 100 अमीनो एसिड हो, 50 अमीनो एसिड हो, वो अगर कंबाइन कर रहे हैं, जो शुरुआत वाला अमीनो एसिड है, या तो उसका एन टर्मिनल फ्री होगा या उसका सी टर्मिनल फ्री होगा। कोई एक टर्मिनल तो फ्री होगा ही होगा, कहीं से तो शुरुआत होगी। तो अगर पहले वाले का एन टर्मिनल फ्री है तो अंडरस्टूड है लास्ट वाले का सी टर्मिनल फ्री होगा। व्हाट डू आई मीन बाय सी टर्मिनल? एसिड ग्रुप। व्हाट डू आई मीन बाय एन टर्मिनल? अमीनो ग्रुप। तो कोई एक तो होगा। तो हो सकता है आपको किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में हम लोग एन टर्मिनल सी टर्मिनल का इस्तेमाल करके दिखाएं। अगर 2 या 10, 2 से 10 तक के, अभी यही गिरीशा, 2 या 10 तक इस रेंज में अमीनो एसिड्स अगर हैं, तो उन सारे पेप्टाइड्स को अलग अलग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कहने के बजाय क्या कह दिया गया? ओलिगो। सारे मिला लिए, कि क्यों इतने सारे लिए? 2 के लिए डाई सबको पता है। तो 2 to 10 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले पेप्टाइड्स को हम ओलिगो पेप्टाइड्स कह सकते हैं। ये तीनों क्या दिख रहे हैं आपको? शॉर्ट फॉर्म में सीधे ला दिया मैंने, 3 अमीनो एसिड। लेटर ऑन मुझे इस पे आना है, एक एक इनिशियल पे। आपकी एनसीईआरटी ने पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया है, पूरा नाम दिया है, फिर उसका ये इनिशियल दिया है, और फिर उसका ये भी दिया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस। राइट, ये हमें यूज करना है 12th की केमिस्ट्री में, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये ट्राइपेप्टाइड कह सकती हूँ मैं इसको ऑलिगोपेप्टाइड भी कह सकती हूँ एवरीवन। चलिए, लास्ट फॉर टुडे। प्रोटीन की कितनी क्लासिफिकेशन पढ़ ली मैंने? एक भी नहीं। अब तक पढ़ रही थी मैं अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन की एक बहुत कॉमन क्वेश्चन 12th बोर्ड में आने वाला आपको दिखा के भेज रही हूँ, नोट करिएगा इसको जरूर, क्योंकि ये काफी काफी अगेन इजी और पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रोटीन्स की कई कैटेगरी मिलेंगी हमको। सबसे पहली कैटेगरी प्रोटीन की मेरे पास आती है हमारे इस सब्जेक्ट में, ग्लोबुलर और फाइब्रस। नाम बता रहा है ग्लोबुलर, दिखने में कुछ ग्लोब्यूल जैसा, स्फेरिकल मोर और लेस। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन इतनी ज्यादा कॉइल्ड होंगी आपस में, इतनी ज्यादा कॉइल्ड होंगी कि वो एक फाइब्रस, फाइब्रस का मतलब क्या होता है? फाइबर, रोप लाइक, बिल्कुल कॉइलिंग ना हो। और ग्लोबुलर का मतलब क्या है? मोर और लेस ग्लोब्यूल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, या कह लीजिए स्फेरिकल लुक वाला स्ट्रक्चर अगर किसी प्रोटीन का है अंडर माइक्रोस्कोप, उस प्रोटीन को मैं कहती हूं ग्लोबुलर। वेरी इजीली soluble in water. Globular proteins are easily soluble in water. Best example is hemoglobin. हीमोग्लोबिन को हम HFE सिंबलाइज करते हैं, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ आयरन, और H स्टैंड्स फॉर हीमो। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। 12th क्लास का यूजुअली पहला प्रैक्टिकल हुआ करता है एग एल्ब्यूमिन का सॉल बनवाना। मुझे नहीं पता आपको बनवाया कि नहीं। सिर्फ एक एग तोड़ के पानी में आपको उसको स्लो स्पीड से डिसॉल्व करना है और देखना है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। बट वो तो चलो बाद की बात है। मुझे बताएं, एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये एग येलो है कि एग व्हाइट है? एग व्हाइट। एग येलो क्या होता है? ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी समस्या है, फैट। अगर कोई सोच रहा हो ना फैट है, लोग लगा के आज की डेट में जो 8-9 अंडे उबाल के खाते हैं उसका येलो फेंक देते हैं, फैट है। इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज नीडेड फॉर योर हार्ट, डोंट थ्रो इट। It is good cholesterol which fight to the bad cholesterol which by chance you have the intake. डेफिनेटली आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंज्यूम करते हैं, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को फाइट करने का काम करता है गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज देयर इन एग येलो। ये जो एग बेचने वाली लॉबी है ना, ये उसका काम है। राइट, दिस इज कंप्लीटली एग सेलिंग लॉबी विच टेल्स यू throw egg yellow. Why? Because they need to
गिव यू मोर एग्स, उन्हें बेचने हैं अपने, तो ये एग येलो को फेंकना अगर किसी के घर में रूटीन हो, मैंने बहुत घरों में देखा है, मतलब फेंक देते हैं उसको, डोंट डू इट, इट्स गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट, विच इज नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ हार्ट. सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल्स आ गए, दिख गया आपको. दूसरा क्या है? फाइब्रस, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता. वाटर में सॉल्युबल ना होने की वजह क्या है? उसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है? नहीं, उसकी वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, वो टूटता नहीं, वो डिसॉल्व नहीं होता. उसका फाइब्रस होने का रीजन है, आप सोचिए किसी चीज को मैंने फाइब्रस कर रखा है तो खींच रखा है, छोड़ दूं तो उसको यूं आ जाना चाहिए, उसको खींच के रखा हुआ है. किसने? बीच के बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने, जिसने उसको स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक दे दिया, फाइबर जैसा है. और ये हेयर प्रोटीन, नेल प्रोटीन, जो भी आप प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर देखते हैं, वो सारा का सारा फाइब्रस है. मस्कुलर प्रोटीन ऑल्सो. सो केराटिन, मायोसिन, कोलेजन और फाइब्रोइन, ये सारे के सारे आपके फाइब्रस प्रोटीन्स हैं. फाइबर क्यों बन पाए? ये बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहां आपका ग्लोबुलर और फाइब्रस का काम खत्म हुआ आज की क्लास का. अगली क्लास में प्रोटीन को हम खत्म करेंगे, साथ ही साथ आई थिंक हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए एनए भी कवर हो जाएगा, या कार्बोहाइड्रेट शुरू हो जाएगा, दैट डिपेंड्स, वो उस वक्त सोचूंगी क्या कराना है. तो ये तो आज की क्लास में बस थोड़ा सा मैंने यूटिलाइज कर लिया. नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका बायोमोलिक्यूल्स भी खत्म हो जाएगा. यस, सॉरी, नीट में भी आता है, 3 साल पहले आया, आई एम सॉरी. तो उस दिन मैं आपको सब कुछ नोट कराऊंगी. आज सब कुछ जैसे होता है ना, सामने से पूरा निकलना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रटेंगे आप आराम से. तो वो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लगाइएगा. इजीएस्ट टॉपिक्स चूज किए हैं मैंने बायोमोलिक्यूल के आज. अगली क्लास में लास्ट टॉपिक जो होगा कार्बोहाइड्रेट, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, यस आई एग्री, उसमें आपको सब लिखवाना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, क्लियर है बच्चों सबको? सो हम प्रोटीन्स में टाइप्स में पहुंच गए थे, जिसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कर लिए थे. उस क्लास में हमने सब कुछ लिखा था, जरूरी था, क्योंकि टिपिकल केमिस्ट्री चल रही थी. अब ये प्रोटीन्स का डिफरेंस मैंने आपसे बात की थी कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादातर वाटर डिसॉल्व वाले होते हैं. तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन ऐसे मिलेंगे जो वाटर सॉल्युबल हैं एंड दे आर ग्लोबुलर. कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन. और ये वो सारे होंगे जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जैसे मसल्स में मायोसिन है, या केराटिन है हेयर में, या जो भी ऐसे फाइब्रस आपको पता लगेंगे धीरे धीरे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे. एनसीईआरटी से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है फॉर जेई. बाकी का जिसको बहुत नॉलेज लेने की इच्छा हो, वो क्लास के अलावा मेरे से बात कर ले, या अपने बायो के फ्रेंड से बात कर ले, वो ज्यादा बेटर बताएंगे. मैं तो फिर भी शायद भूल गई होंगी बहुत चीजें. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था पता नहीं, ग्लोबुलर प्रोटीन इज सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, राइट. हमें थोड़ा सा फीवर हो जाए ना, तो हमारी बॉडी में बहुत से प्रोटीन, बहुत से एंजाइम, रादर आई शुड यूज द वर्ड, बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, काम करना बंद कर देते हैं. हमें खाना पचना बंद हो जाता है, हमें फ्लूइड्स पे ला दिया जाता है, या लाइट डाइट कंज्यूम करिए, बिकॉज आपके एंजाइम काम नहीं कर रहे, टेम्परेचर बढ़ गया है. किसी के पीएच में अप डाउन हो जाए, एसिडिटी हो जाए, उसको कह दिया जाता है डोंट टेक हैवी फूड, बिकॉज आपके एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एंड यू हैव टू वॉमिट. तो दे आर पीएच एंड टेम्परेचर सेंसिटिव. जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो है, जैसे हेयर, मसल्स, नेल्स, ये सारे के सारे टेम्परेचर और पीएच से इतने ज्यादा अफेक्ट नहीं होते जितने की ग्लोबुलर हो जाते हैं. क्लियर है सबको? तो एक बार इतनी बात करनी इसलिए जरूरी थी कि आपको पता रहे लास्ट क्लास में हुआ क्या. अब इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इजी क्वेश्चन आएगा प्रोटीन से तो वो स्लाइड्स होगी, अच्छा क्वेश्चन आएगा प्रोटीन से तो ये स्लाइड्स हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ना, जिससे मेरे को प्रोटीन की कमी या प्रोटीन की वजह से होने वाली डिजीजेस, उनका ट्रीटमेंट, उनका रिसर्च, सारा कुछ तो असली मेरे को यहां पता चलना है कि किसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, उसका पहले रीजन पता चले, तब जाके हम उसके इलाज के ऊपर काम कर पाते हैं. तो ये मेरे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेरे को 4 टुकड़ों में पढ़ना है. अभी मैं आपको दिखाती हूं मैं कहां आपको लेके जाने वाली हूं. प्रोटीन अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो हीमोग्लोबिन ऐसा होता है, ग्लोब्यूलर सा, कुछ ग्लोब्यूल दिखेगा. हमने यहाँ पर 4 कलर की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना दी, आपको चारों दिखे, क्योंकि इसके अंदर 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन उलझी हुई हैं, कॉइल्ड हैं लाइक दिस. तो 4 रंगों से मैंने जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है वो दिखाने के लिए कि एक प्रोटीन के अंदर अब हम घुस रहे हैं.
जब इस प्रोटीन के अंदर मैं घुसी तो मेरे को दिखा यार इनमें ये कुछ तो है, 4 अलग अलग बने, उसमें से किसी एक को यहां उठा लेती हूँ। तो उसमें से किसी एक को यहां मैग्नीफाई करके उठा के पढ़ना शुरू किया। फिर इसको और मैग्नीफाई किया तो कहीं मैंने इतनी सी छोटी सी सेगमेंट को मैग्नीफाई करके यहां ले गई, छोटा सा टुकड़ा इसका, और उसमें दिखा, कभी तो मेरे को ऐसे, शायद इसके लिए हेलिक्स वर्ड सुनते हो आप, कभी तो मेरे को ऐसे हेलिक्स मिल रहा है, कभी मेरे को ऐसे प्लीट्स मिल रही हैं, फिर कभी मेरे को हेलिक्स मिल रहा है। फिर मैंने इसके इस छोटे से और छोटे से स्ट्रैंड को मैग्नीफाई किया, यानी कि मैं और डीप जाके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ूंगी। तो प्रोटीन बनता होगा, तो यानी इसको मैंने और तोड़ा तो क्या निकल के आया, अमीनो एसिड। लास्ट क्लास में मैं अमीनो एसिड पढ़ चुकी थी। अब अमीनो एसिड में पढ़ चुकी थी, यानी अमीनो एसिड से ये मैं प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर रही हूं। आपकी बॉडी जो आप प्रोटीन खाते हो ऐसे डाइजेस्ट होता है, राइट? आपने जो प्रोटीन खाया ये है कच्चा दूध, समझ लीजिए, उसमें 4 नहीं पता नहीं कितनी होंगी। जब आप उस दूध को उबालते हैं थोड़ा सुलझता है मामला, राइट? कि हर एक किसी के बस का नहीं है वो कच्चा दूध हजम कर सके। अगर हम किसी स्टेगनेंट लाइफस्टाइल वाले को कच्चा दूध पिला दे तो रात तक उसके पेट में दर्द हो जाएगा। हम लोगों को तो कह ही दिया जाता है रात को दूध मत पिया करो, दिक्कत होगी, सुबह पिया करो। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके और हमारे मेटाबॉलिज्म में एज के साथ ये फर्क होता है। तो इसको इससे खोलना, किसी की बॉडी कर पाती है, किसी की बॉडी नहीं कर पाती। जो वर्कआउट है वो ये काम करता है। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको ये चाहिए होता है। अगर वो ये नहीं कर रहे तो उनको क्रैम्प्स और पेन होंगे, और ये कर रहे हैं, ये प्रोसेस हो रही है, प्रोटीन खा रहे हैं, तो वो सारा वर्कआउट इसके लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमने इस प्रोटीन को पका लिया। अब ठीक है, पका पकू के यहाँ लाए, उसके बाद इस प्रोटीन को इतना खुलना जरूरी है, वो मेरे एंजाइम्स करेंगे काम, और उसके बाद और खुलना जरूरी है। बॉडी में अमीनो एसिड पहुंच गए। ये अमीनो एसिड फिर असेंशियल नॉन एसेंशियल वगैरह जो आप पढ़ चुके हैं ये वो हैं। यानी कि मेरे को प्रोटीन में ये पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट एरिया ये है, मेरे सब्जेक्ट का इंटरेस्ट एरिया ये है कि प्रोटीन बनता कैसे है, और फिर बायो बताती है बॉडी के अंदर टूटता कैसे। तो उनके वो एंजाइम्स और वेरियस साइकिल्स और वो सब बायोलॉजी का काम है, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम है प्रोटीन बनता कैसे है किसी की बॉडी में, कि अगर आपके स्किन कलर को डिसाइड करने वाला मेलानिन प्रोटीन है, आपके इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है वो एक प्रोटीन है, या कोई भी प्रोटीन है, वो बनता कैसे होगा, वो काम करना है मुझे। तो प्रोटीन के 4 लेयर में पढ़ना है जो मैंने दिखाया। सबसे पहले प्रोटीन अगर कहीं भी बन रहा होगा, लीव बॉडी कहीं भी बन रहा होगा, प्लांट्स में, बट क्योंकि बायोमोलिक्यूल है तो हमें अपनी लाइफ के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो उसका सबसे पहले क्रिएट होता होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर उसकी बैकबोन है, यानी पहले तो चेन ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स जुड़ती जाएगी। लास्ट क्लास में हम कर चुके, एक अमीनो एसिड के सामने दूसरा आया तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और वो केमिस्ट्री के हिसाब से लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि या कह लीजिए बायो के हिसाब से भी, लेकिन और प्रॉपर केमिस्ट्री लिंकेज की बात करूं तो वो क्या थी, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई कहे प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स, डू एग्री, प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स, क्योंकि उसके अंदर अमाइड लिंकेज है। 2 अमीनो एसिड आए, एक का एसिड एक का अमीनो मिलके वाटर निकाला, और क्या हुआ, अमाइड लिंकेज बनी। आई होप इतना लास्ट क्लास से सबको याद है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस बननी शुरू हुई। अब मुझे कोई अमीनो एसिड मिलता है इंसुलिन, जिसमें, और आपकी एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, 51 अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगने हैं। अगर एक अमीनो एसिड इधर का उधर हो गया, उसकी प्लेसमेंट बदल गई, उसकी सीक्वेंस बदल गई, एक गायब हो गया, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई, तो दैट फीटस विल बी बॉर्न विद अ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज। एक डायबिटीज होती है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, एक डायबिटीज होती है जो बाय बर्थ होता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स, वो डायबिटीज अलग है। एक होता है बाय बर्थ डायबिटिक होना, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर टू मदर। दिस kind of mutation is possible, or randomly, not necessarily exposure to mother, or randomly also. So यहां पर ये अमीनो एसिड, इस प्रोटीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही है, इसके बायोलॉजिकल रोल को डिसाइड करने वाला स्ट्रक्चर यही है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें पूछा क्या जाता है, बहुत अटपटे क्वेश्चन दिखते हैं, डिफाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसको क्या डिफाइन करें, जो मैंने गाना गाया वही आपको लिखना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू,
a sequence of amino acid where two amino acid join via a peptide bond as shown below. कोई दो अमीनो एसिड पिछली क्लास के कोई भी दो आर डैश करके उठा लो, नहीं याद अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड में आर लगा दो, एक में आर डैश लगा दो, एच तो लगाना ही है, एसिडिक ग्रुप भी लगाना है, अमीनो ग्रुप भी लगाना है, तो इतना करके आप पेप्टाइड लिंकेज से इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते. दिस रेफर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन वेयर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज फिक्स्ड. कीवर्ड इज फिक्स्ड. इसके बाद आते हैं अगला काम क्या होता होगा प्रोटीन जब ये बन जाता होगा. हीमोग्लोबिन की बात करूं मैं, बड़ा सिंपल प्रोटीन ले लिया, ऊपर इंसुलिन. हीमोग्लोबिन की बात करें, मेलानिन की बात करें, केराटिन, मायोसिन, कितने मेरे पास हैं प्रोटीन. अगला काम क्या होता होगा, ये जो लंबी सी एक चेन बनी, मतलब 500-500 हजार अमीनो एसिड, उससे भी बढ़ बढ़ के अमीनो एसिड्स का काउंट होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में. अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है कॉइल होगी, कुछ तो इसका अरेंजमेंट होगा, ये सीधी ऐसे नहीं होगी जैसे मैंने बोर्ड पे बना दी. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा गया अक्सर दो ही तरह का मिला. मैंने आपको उस स्लाइड पे दिखाया भी था कि मैंने कहीं पर मुझे हेलिक्स मिला है, कहीं पर मेरे को प्लीटेड मिला है. अब हेलिक्स आप देख रहे हैं क्या होता है, जैसे एक स्प्रिंग होता है, या आप एक रिबन को एक साइड यूं रोटेट करें तो ये सबसे बड़ा सवाल जो आता है मेरे पास, मेरे सब्जेक्ट में, ये खुल क्यों नहीं जाता, ग्रेविटी के प्रेशर में खुलता क्यों नहीं है, स्प्रिंग ऐसे ही क्यों रहता है बॉडी के अंदर. बिकॉज यहां मैंने कुछ डॉटेड डॉटेड बनाए हैं. ये सारे किसकी वजह से हैं, ये सारे तो अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 ये अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं. अमीनो एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप ये मौजूद है और एक फंक्शनल ग्रुप ये मौजूद है. इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन रोक सकता है, बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. एसिड का H और अमोनिया का N, एज वेल एज अमीनो ग्रुप का H और एसिड ग्रुप का OH है इसके अंदर. तो O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इतनी साइड्स हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हेलिक्स को, एक एक स्पाइरल को होल्ड करके रखती हैं, खुलने नहीं देती. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के ही मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाती हूँ. आई नीड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज वो प्रोटीन मेरे पास डाइजेस्ट नहीं होगा एंड इट विल कॉज स्टमक एक. छोटे बच्चों को अक्सर देखा जाता है पेट दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत सारा खाना खा के एकदम से सो गए या डाइजेस्ट हो नहीं पाया, एक्टिविटी नहीं हुई, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट. ये तब डाइजेस्ट होता है जब पूरा टूट के अमीनो एसिड में जाए. ये तो मैं उस प्रोटीन की बात कर रही हूँ जो आप खा रहे हैं. अभी हम उस प्रोटीन पे आते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना रही है वाया अमीनो एसिड्स. तो यानी आपने जो प्रोटीन खाया उससे बॉडी में क्या गए, अमीनो एसिड्स. उन अमीनो एसिड से मिलके फिर ये प्रोटीन्स बनते हैं. अब यहां पर दो तरह के स्ट्रक्चर दिखे, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेरे से कोई डिफाइन करवाए तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज हेलिक्स, अदर इज बीटा प्लेटेड. हेलिक्स तो देख के शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कैसा होता है. प्लीटेड के लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स बता दूंगी. ये जो प्लेट्स हैं ये ड्रेपरी से मैच करती हैं, आपकी एनसीईआरटी के लैंग्वेज को मैच करूंगी मैं. ड्रेपरी क्या होता है, लॉन्ड्री में कभी भी आप देखें कपड़े को तह कैसे लगाया जाता है. आप लोगों को कहा जाए ना एक हैंकी को फोल्ड करिए, तो आप ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे करके अपनी पॉकेट में रख लेंगे. दिस इज नेवर अ लॉन्ड्री ड्रेपिंग. लॉन्ड्री ड्रेपिंग क्या होती है, एक बहुत बड़ा कपड़े का अगर टुकड़ा है वो उसके ऊपर ऐसे, लॉन्ड्री ड्रेपिंग हमेशा ऐसे होती है, एक के ऊपर तह, जिसको हम प्लीट्स कहते हैं. बिल्कुल जैसे प्लीट्स होती हैं एक के ऊपर एक, ये शीट्स की तरह इस तरह से पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज हो, ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर मुझे मिलता है उसको कहते हैं बीटा प्लेटेड. ये मैंने पैरेलल बनाया है, एंटी पैरेलल भी मिलता है. आपकी एनसीईआरटी खोलेंगे तो दो डायग्राम है, मैंने एक बनाया एंटी पैरेलल आपके लिए छोड़ा है. उसमें आपको दिख जाएगा, एक में तो इस तरह से है और दूसरे में आप देखोगे उसमें एंटी पैरेलल बना हुआ है. वो एंटी पैरेलल अब आप कैसे मैचअप करोगे ये वो आप वहां देखिएगा, एनसीईआरटी में बड़ा सा डायग्राम है. बट अगर आपको पैरेलल प्लेटेड समझ आ गया तो आपको एंटी पैरेलल प्लेटेड भी समझ आ गया. इसको भी होल्ड करने वाले फोर्सेस कौन है, अक्सर तो मैं कौन से एग्जांपल दे रही हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Secondary structure refer to coiling of polypeptide chain which can be either helix, alpha helix or beta pleated, which is holded together by the forces like hydrogen bonding. ये मेरे को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रेफरेंस देना है या डेफिनेशन देनी है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर देना है. इसके बाद ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन कई जगहों से ऐसी मिल सकती है, कई जगहों से ऐसी मिल सकती है. डजंट मीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन सारी हेलिक्स होगी, एक सारी बीटा प्लीटेड होगी, नो. अलग अलग जगह कुछ भी कॉइलिंग मिल सकती है. इसके बाद आते हैं
टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन की ओवरऑल फोल्डिंग, जो मैंने अभी एक आगे आने वाली स्लाइड पे आपको दिखाई थी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की पूरी फोल्डिंग। ये था मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये था मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब आ गया मेरे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। ओवरऑल एक पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके कुछ कैसी दिखती है, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पहले तो सबसे ज्यादा पूछा गया पॉपुलर क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फोर्सेस कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड सबको याद रहता है लेकिन बाकी भूल जाते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, इसका ओ भी खुला अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसका एन भी और इसका एच भी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। डाई सल्फाइड लिंकेज, रबर को इलास्टिसिटी देने के लिए कुछ शायद 9th-10th में कभी पढ़ाया गया हो, वल्कनाइजेशन करते हैं। नेचुरल रबर जो है उसमें इलास्टिसिटी कम होती है। क्या मतलब है इस बात का? आपने उसको खींचा, 5-7-10 बार खींचा, फिर वो वहीं रह जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब सिर्फ खींचना नहीं होता, इलास्टिसिटी का मतलब वापस आना है, प्रेशर रिलीज करते ही। तो नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को उसकी इलास्टिसिटी इतनी बढ़ानी है कि मेरी अर्बन लाइफ इजी हो जाए। लाइक मेरे गाड़ी के टायर मेरे को हर 4 महीने पे नहीं बदलने, मुझे उसकी इलास्टिसिटी बहुत बढ़ानी है कि टेम्परेचर हीट के बावजूद भी वो वापस आ जाए। तो उसके लिए क्या किया गया? दो चेन्स के बीच में सल्फाइड लिंकेजेस ऐड किए गए। यानी जो दो चेन्स हैं, अब इसमें मैं कहती हूं, यहाँ पे तो मेरे को ओवरऑल फोल्डिंग चल रही है, ये है ओवरऑल फोल्डिंग। ये टिकी कैसे, ये रुकी हुई क्यों है, खुल क्यों नहीं जाती? इनके बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड बन गए, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये कहां से आया? अमीनो एसिड की लिस्ट देखिएगा जो है एनसीईआरटी में, बहुतों में आर में एस है। वो जो आर लगाते हैं ना हम, आर डैश, जिसमें मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए थे, उनके अंदर आप देखोगे एस्पार्टिक एसिड वगैरह, बहुत से केसेस देखोगे वहां आपको उनके अंदर सल्फर दिखाई देगा। उस आर ग्रुप के अंदर, वो आर ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं, आगे जाके जब आप पूरा एनसीईआरटी में देखेंगे लिस्ट, तो उनके अंदर सल्फर है। तो वो अमीनो एसिड जिनके अंदर सल्फर है वो सामने सामने आ गए, तो कौन सी लिंकेज हो गई? डाइसल्फाइड लिंकेज। वो इस कॉइल को कॉइल ही रहने देगा, खुलने नहीं देगा। देन कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ज्विटर आयन है तो हम जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव भी, तो इसका मतलब आयोनिक फोर्सेस तो होंगे ही होंगे। आयोनिक फोर्सेस से अच्छा फोर्स कौन सा है? वो तो इस कॉइल को तभी तो हमें कच्चा खाना बहुत मुश्किल है, हमें पचाना बहुत मुश्किल है, बहुत वर्कआउट करना पड़ता है अगर आप कोई भी चीज रॉ खाना चाहते हैं तो। देन लास्ट इज एवरीवेयर लंडन फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल्स तो हैं ही अमीनो एसिड के अंदर, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें और क्या पूछेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी, माय डीपीपी विल टेक केयर ऑफ, बट बोर्ड का तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्शरी स्ट्रक्चर। एक तो सारे लिख के आते हैं, बाकी 3 गायब होते हैं। तो अभी मैं नोट इसलिए नहीं करने दे रही कि मेरी इच्छा है आप एक बार गो थ्रू कर ले, क्या याद करना है आपको पता चल जाए, बस याद करवाने के लिए मैं पढ़ा रही हूं। तो अब एक बार मैं आपको यहां दिखा दूं, ये एक मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन थी, मैंने इसे थोड़ा सा खोल दिया, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अगर आप देखो तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रक्चर, ये है बीटा प्लीटेड। उस बीटा, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। उस बीटा प्लीटेड में अगर मैं देखूं तो ये आपको दिख जाएगा कि ये पैरेलल, ये डिप सेम है तो ये पैरेलल जा रहा है, देखो ये पैरेलल है। तो आपको यहां ये दिख जाएगा कि ये हिस्सा, दिस इज बीटा प्लीट, और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन का एक हिस्सा क्या है? हेलिक्स। वो भी खोल के दिखा दिया, देखिए डॉटेड डॉटेड से क्या दिखा रखा है? एनएच का एच और सी डबल बॉन्ड का ओ, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके आगे फिर इसी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड खोल दिए, वैलिन, हिस्टीन, अमीनो एसिड्स खोल दिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो तो एक डायग्राम में वैसे ही बता दिया, बट आपको ये पता होना चाहिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एक हिस्सा प्लीटेड है, बीटा प्लेटेड है, तो दूसरा हिस्सा अल्फा हेलिक्स है। कुछ इस तरह का आपका प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। आपसे डायग्राम बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बड़े अटपटे क्वेश्चन देखे गए जिसमें आपको काफी कुछ याद करना पड़ता है, जैसे कि ये। अब ये हेलिक्स है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूरा ये डायग्राम भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, जेई नीट में उठा के डाल देंगे ये डायग्राम आपके लिए, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए अपने आप से, यहाँ कुछ भी आ सकता है। अब ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक जो ये टर्न है, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड एवरेज आए? 3.6।
ये पूछे गए क्वेश्चंस उठा के लाई कि एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड। आई थिंक बायो वालों को तो ये बहुत अच्छे से याद कराया जाता होगा, कहीं मुझसे मिस्टेक हो तो बताइएगा प्लीज। 13 मेंबर रिंग कुल मिला के बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, वो जरा ध्यान से देखिए। जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं और मेंबर गिनेंगे, 13 मेंबर रिंग बनती है एक। 13 एटम रिंग बनता है अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चिलेशन देखूं इसके अंदर। दैट्स व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स आर हाईली स्टेबल। हीमोग्लोबिन खुल नहीं रहा आपकी बॉडी में, वो ऐसे ही है। दीज आर द फोर्सेस कंट्रोलिंग इट। इसी तरह से दो टर्न्स के बीच, यहां देख लेना, एनसीईआरटी को फॉलो करना, आई कैन बी रॉन्ग, 54 पिकोमीटर का गैप होता है जी। कब पहुंचे हैं? तो अब तो नहीं बिठा सकती, अभी तो उनको वहीं बिठाओ और मैं आज उनसे बात करूंगी। आई नीड देम हियर जी। दो टर्न्स के बीच में 54 पिकोमीटर का गैप होता है। अपनी एनसीईआरटी को अभी मत देखिएगा, अगर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कोई बात नहीं। अगर आपकी एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो हम बायो की एनसीईआरटी से देखेंगे, वहां जरूर होगा कि ये गैप कितना है। 54 पिकोमीटर अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो ये चीजें अभी आपको याद करनी होंगी। अब आ जाते हैं आखिरी पार्ट पे, यानी कि ये जो ग्लोबुलर और फाइब्रस आपको पढ़ा दिया गया, ये किसकी वजह से था? क्वाटनरी स्ट्रक्चर की वजह से। क्वाटनरी तो आया नहीं अभी तक, अभी तक तो टर्शरी आया। तो क्वाटनरी क्या है अब समझिए। क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या है? सारी पॉलीपेप्टाइड चेन ओवरऑल कॉइलिंग की वजह से क्या लुक देती हैं, क्या अपीयरेंस देती हैं? सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये चारों की चारों ओवरऑल अपनी कॉइलिंग की वजह से इसको क्या शेप दे रही है? ग्लोब्यूल जैसी, स्फेरिकल शेप। दैट्स व्हाई दीज आर ग्लोबुलर और वाटर सॉल्युबल। और अगर सारी की सारी चेन्स की कॉइलिंग इस तरह से, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है फाइब्रस, जो वाटर तक में नहीं डिसॉल्व हो पाए। अगर 4-5 जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो यूजली ऐसे मिलेगा आपको, तो खैर वो उनके अंदर जो ये बॉन्ड है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाटर इनसॉल्युबल, और ये कैसा लुक देता है? फाइबर जैसा। दैट्स व्हाई दीज आर फाइब्रस प्रोटीन एंड दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऊपरी तौर पे आप देखते हो, वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर की वजह से। मैंने आपको अमीनो एसिड से क्वाटनरी स्ट्रक्चर पे पहुंचाया। अब आ जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज मिल्क और एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन, दोनों में से किसी का भी केस पकड़ लीजिए। एग एल्ब्यूमिन ओवरऑल ऐसा है, उसको अगर आपने बॉयल कर दिया, एग को बॉयल करने में क्या होता है, यू नो राइट, सॉलिडिफाई हो जाता है। एग को आप जब बॉयल करते हैं तो उसमें बॉइलिंग की वजह से क्या हुआ, उसका कौन सा स्ट्रक्चर खुल के आया है बच्चों? क्वाटनरी एज वेल एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेटा जी खुल नहीं सकता, किसी ने भी अगर प्राइमरी बोला हो तो वो तो खुल भी नहीं सकता। तो अमीनो एसिड पेप्टाइड ट्रू बॉन्ड तोड़ने की औकात हमारी शरीर की नहीं है इतनी ज्यादा अभी, बिना एंजाइम्स के, राइट। हमारी बॉडी की तो, हमारी किचन की नहीं है, ये तो हम किचन में एग बॉईल कर रहे हैं। हमारी बॉडी ही है जो ट्रू बॉन्ड्स को तोड़ सकती है, हमारी रसोई में नहीं टूट सकते। तो एल्ब्यूमिन को अगर मैं बॉईल करती हूं, एग को अगर मैं बॉईल करती हूं, तो वो एग एक्चुअली में अपने क्वाटनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को सेक्रीफाइस करता है, और इस तरह से उसकी अनकॉइलिंग हो गई। तो ये जो अनकॉइलिंग है, दिस इज इनसाइड बॉडी डन बाय एंजाइम्स एंड आउटसाइड बॉडी डन बाय अदर सोर्सेज लाइक बॉइलिंग। अगर ये मिल्क होता, पीएच थोड़ा सा मैं उसमें सिट्रिक एसिड या थोड़ा सा नींबू की 2 बूंद डाल दूं, मिल्क कन्वर्ट्स इनटू पनीर, राइट। उसका प्रोटीन पार्ट कहते हैं अलग हो गया, जो भी कहते हैं, आम आम भाषा में कोई कुछ भी कहे, अनकॉइल हो गया वो, राइट। पीएच के चेंज से प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। फिर चाहे वो आपने मिल्क का पीएच चेंज किया, एक और एग्जांपल, कर्ड। मिल्क में आप लैक्टोबैसिलस, आई होप आप जानते होंगे थोड़ा सा, अगर आप दही जिसको कहते हैं वो लैक्टोबैसिलस ही है, और क्या है, उसकी वजह से मिल्क की डीनेचुरेशन होती है। सबसे पहला एग्जांपल अगर डीनेचुरेशन का बताया जाना चाहिए, बताया जाता है तो मिल्क से कर्ड। तो मिल्क इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वेयर एज कर्ड इज इजी टू डाइजेस्ट, फॉर ऑब्वियस रीजन। तो डीनेचुरेशन का ये डायग्राम नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, पैराग्राफ पूरा दे रखा है, प्लीज उससे जरूर पढ़ेंगे कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या है। बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे सब्जेक्टिव, आपको डायग्राम देना चाहिए डीनेचुरेशन का मतलब क्या है। तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए।
क्वार्टनरी तो हो ही हो गया, क्वार्टनरी को तो गिनना भी नहीं चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी दोनों स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय गए, सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह गया, और वो क्या? अमीनो एसिड्स। पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन खुल गई, तो क्वार्टनरी भी गया, टर्शरी भी गया, और सेकेंडरी भी गया। दिस इज हाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन वर्क्स। तो आपके पास सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रह गया, जो आप इतनी इजीली अपने घर पे तो नहीं तोड़ सकते। यस, ऐसा मेरे ने कुछ भी नहीं कहा। टर्शरी फॉर्म लिक्विड फॉर्म में तो नहीं मैं कह सकती, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। देखो, टर्शरी अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। लिसन, टर्शरी फॉर्म, टर्शरी स्ट्रक्चर अकेला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो मैं और अंदर मैग्नीफाई करके देख रही हूँ। टर्शरी स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो तो क्वार्टनरी के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो प्रोटीन नहीं है। क्वार्टनरी तो अकेला फिर भी हो सकता है एक। ये इसके लिए कोई कोई वो नहीं कमिटमेंट किया जा सकता। दे आर जनरली लिक्विड, डिपेंड्स। जितना भी आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है वाटर सॉल्युबल है, इसके आगे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते।